बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं गुलाम दस्तगी, प्रोग्राम संडे टॉक के साथ। जी नाज़रीन, बहुत सारे इशू हैं आज भी हमारे मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार कमर भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी सर। बिजली, गैस, पेट्रोल के बाद अब कुकिंग ऑयल और घी भी महंगा हो गया। जी बिल्कुल, ये देखें, ये पहले भी जो प्रोग्राम्स हमारे हुए हैं उस हवाले से जो है बहुत हम इस पर रोशनी डालते रहे हैं। इस पर मुख्तलिफ जो अवामल हैं महंगाई बढ़ाने के, उन पर हम जो है बात करते रहे हैं। लेकिन चीज़ ये है कि मुल्क भर का मीडिया इस हवाले से निशानदेही करता आ रहा है। अपोजिशन की तरफ से बार बार ये चीज़ें सामने लाई जा रही हैं और ख़ुद हुकूमती वज़रा भी बाज़ और नुमाइंदे जो हैं वो भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ख़ासतौर पर आप देखें कि जो नाराज़ अरकान हैं जो PTI के हुकूमत में अरकान असम्बली हैं, वो भी इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ये बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। खुद हुकूमत के इत्तेहादी भी इस पर वाविल्ला मचा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और महंगाई की शरह जो है वैसे की वैसे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप ये देखें कि हालिया दिनों में बजट बोलने के बाद जो है वो बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया और अब आने वाले दिनों में जो कुकिंग ऑयल और घी भी महंगा होने की तैयारियां की जा रही हैं। ख़ासतौर पे बनास्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से ये जो है वो इस हवाले से वार्निंग दे दी गई है और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने जो कुकिंग ऑयल और घी पर जो नारवा नाजायज़ बिलाजवाज़ टैक्सेस आयद किए हैं, अगर वो फौरी तौर पर वो टैक्सेस वापस ना लिए गए तो 1 जुलाई से घी और तेल की कीमत में 18 रुपये किलो तक जो है ना वो इजाफा होगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी ज़्यादा वो महंगाई की एक लहर आएगी जो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद को इंतहाई कम कर देगी। और इस हवाले से फिर ये खदशात भी पैदा होंगे कि जब आवाम महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलेंगे तो लामहला हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अपोजिशन के लिए बड़ा एक्स्ट्रारी मौका होगा कि वो उस वक्त जब लोहा गर्म होगा तो वो चोट लगाने के लिए मैदान में आ जाएगी। PDM जो है वो आवाम को इस हवाले से हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती है। अभी पिछले दिनों में फ्लोर मिल्स जो है उन पर भी जो टैक्सेस आयद किए गए थे, चोकर पर 17% सेल टैक्स आयद कर दिया गया, जबकि इसके अलावा जो मजमूई टर्नओवर है उस पर जो है टैक्स की शरह 0.25 से बढ़ाकर एकदम से 2.25% कर दी गई थी। तो उन्होंने भी जो है 2-3 रोज़ की हड़ताल किया तो हुकूमत ने फिर जो है वो बैक स्टेप पे जाके सेल्स टैक्स भी वापस ले लिया है। टर्नओवर पर जो मजमूई टर्नओवर पर टैक्स जो है वो भी वापस बहाल कर दिया है 0% 25% पर। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हुकूमती अमायदीन और FBR और दीगर जो माली मामला देखने वाले हैं, वज़ारत ख़जाना है, तो ये इन चीज़ों को पहले क्यों नहीं देखते। लाजमी है कि जब हड़ताल हो या महंगाई की शरह बहुत बढ़ जाए, आवाम सड़कों पर निकलें, अपोजिशन शोर मचाए, इस इशू को इस्तेमाल करे एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर, पॉलिटिकल टूल के तौर पर, तो हुकूमत को उससे पहले ही उसके नाखुन लेने चाहिए और ऐसे फैसले करने चाहिए कि अब महंगाई की बजाय मज़ीद जो है इन चीज़ों की कीमतें कम की जाए, टैक्स ना लगाई जाए बिलाजवाज़। टैक्स लगा कर जो है कीमत एक चीज़ की अगर 5 रुपये है तो टैक्सों की वजह से वो चीज़ मार्केट में 50 रुपये में मिलती है, यानी कि 5 रुपये में तैयार होने वाली चीज़ वो 45 रुपये ज़ायद उस पर जो है बिलाजवाज़ तौर पर जो है उस पर लगते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई जो है बढ़ती है। फलों को ले लें, अभी तक फल इतने महंगे हैं। सब्जियों को ले लें, सब्जियों की कीमतें, चिकन या मटन को ले लें, उनकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये महंगाई जो है किस तरफ जाएगी, ये मैं तो समझता हूँ अगर महंगाई की शरह इसी तरह बरकरार रही तो ये हुकूमत को ले डूबेगी। तो बट सब कुकिंग ऑयल जो है और घी जो है हर घर की बुनियादी चीज़ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नीचे लाए डे बाय डे, क्योंकि अब उनको टाइम भी उनके पास कम है, 3 साल हो गए हैं। तो ये तो आपने एक बुरी खबर और सुना दी है कि वो 18 रुपये तक और महंगा हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी। ज़ाहिर बात है, मैं पहले जैसा कि कह चुका हूँ कि जैसे ही जब भी महंगाई, ये पूरी दुनिया में देखें आप कि कहीं भी जब महंगाई बढ़ती है तो उस हवाले से अवाम कुछ अरसे तक जो है खामोशी से देखते हैं कि हुकूमत की तरफ क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्या हुकूमत उनके मुतालबात या पुरअमन तौर पर जो एहतजाज हो रहा है या मुतालबात किए जा रहे हैं वो मानती है हुकूमत। अगर नहीं तो फिर लामहल्ला उनके पास आखिरी चारागार सड़कों पर आना होता है और वो उसमें फिर अपोजिशन जो है किसी भी मुल्क की वो उसको अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उसकी तहरीक चल रही होती है वो उसमें एक वाज़े जो है उसको एक एज मिल जाता है कि आवाम जो है उनको बजाय किसी और तरीके से फोर्स करने की बजाय, सड़कों पर लाने की बजाय, एक ऑलरेडी महंगाई जो है हुकूमत की अपनी गलती की वजह से वो आवाम सड़कों पर आ रहे होते हैं
तो वो पोजीशन इस्तेमाल करती है। और पीडीएम जो है वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है आसिफ अली जरदारी, वो भी पिछले दिनों लाहौर में पूरा एक हफ्ता क्याम करके गए हैं। यहाँ पे बहुत से जोड़ तोड़ भी किए हैं, उन्हें जोड़ तोड़ का माहिर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको देखना चाहिए, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए फौरी तौर पर। अगर इस हवाले से कोई टैक्सेस हैं तो टैक्सेस में कमी करनी चाहिए, और अगर खुर्दनी आय जो दरामद किया जाता है उस हवाले से भी टैक्स और जो ड्यूटियाँ हैं उनकी शरह कम करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है वो सस्ता जो है वो कुकिंग ऑयल तैयार हो, सस्ता घी तैयार हो। और आवाम की बुनियादी ज़रूरत है, हर रोज़ घर में सालन पकता है तो उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। होटलों पर, बाज़ारों में, मार्केटों में, हर जगह ये कुकिंग ऑयल और घी इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरीके से अगर हुकूमत इसकी कीमतें कम रखेगी तो एक तो आवाम को सेहत बख्श जो है घी और कुकिंग ऑयल मिलेगा, क्योंकि अगर ये कुकिंग ऑयल महंगा होता रहा तो 2 नंबर कुकिंग ऑयल है जो इस्तेमाल शुदा है, जिसको दोबारा वो 2 नंबर तरीके से जाली तरीके से रिफाइन करके इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, और वापस लाकर वो पैकिंग करके उसकी जाली पैकिंग करके ब्रांड नेम के साथ वो दोबारा मार्केट में फ़रोख्त होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े होटलों पर भी वो 2 नंबर जो ऑयल है जो रिफाइन किया जाता है वो इस्तेमाल होता है। तो आवाम की सेहत के साथ भी ये खेला जाता है इस तरह। तो हुकूमत को एक तो आवाम की जेबों पर डाका डालने से रोकने के लिए और उनकी सेहत की तबाही रोकने के लिए ये कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें कम करना होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आपके लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ दे। ये ना हो कि उनकी जो ये महंगाई जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन उनको नीचे करा दे। अच्छा, भट्ट साहब ने एक और हमारे साथ बुरी खबर है यहाँ पे कि असद उमर जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि जी जुलाई को कोरोना की चौथी लहर आ सकती है, बड़ी वार्निंग दी उन्होंने। जी बिल्कुल, जैसा कि पहली, दूसरी और तीसरी हमारे सामने ही है कि पहली जो लहर थी वो आप सब पूरी दुनिया ने देखा कि इंतहाई ख़तरनाक उसका जो है रिज़ल्ट इंतहाई सामने आए थे। पूरी दुनिया में इस तरह लाशें गिर रही थी कि जैसे कि कीमियाई जंग छिड़ गई है, और बहुत से इसमें नज़रियात थ्योरी सामने आई थी कि ये वाकई ये कोई वबा नहीं है कोरोना, बल्कि ये एक केमिकल है, एक तजर्बा किया गया है, केमिकल जो है वो फ़ज़ा में फैलाया गया है। तो इस हवाले से ज़ाहिर बात है। फिर दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में भी पहले से कम जो है वो चीज़ें हुई इस हवाले से, क्योंकि उस वक्त तक आवाम जो है वो उनको अवेयरनेस हो चुकी थी, शऊर आगाही मिल चुकी थी कि कैसे इस वबा से निमटना है। ज़हनी तौर पर भी आवाम ने ये तस्लीम कर लिया था कि कोरोना एक वबा है जिससे जो है वो SOPs पर अमल दरामद करके ही निपटा जा सकता है। फिर तीसरी लहर अभी हालिया जो है दिनों में ख़त्म हुई है, उसमें भी आपने देखा कि पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए, इंडिया में तो तीसरी लहर में जो है वो तबाही मचा दी थी कि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लाशें वहाँ गिर रही थी कोरोना की वजह से। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह SOPs पर अमल दरामद और बर वक्त लॉकडाउन किए जाने की वजह से वो अमवात की वो शरह नहीं रही, लेकिन फिर भी अमवात तो हुई हैं, लेकिन अमवात की शरह जो है वो उस हवाले से नहीं जो इंडिया और दूसरे मुल्कों में हुई है। और ये अगर जो इसमें अमवात की शरह कम हुई है और इसका पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है तो ये SOPs पर अमल दरामद करने और लॉकडाउन पर फौरी जो है वो उसका नफाज होने की वजह से ये कम हुआ है। तो अब ये चाहिए ये कि अगर ये असद उमर साहब वफाकी वज़ीर जो हैं और वो NCOC के सरबराह भी हैं, अगर वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि जुलाई में चौथी लहर आ सकती है कोरोना की, तो इस हवाले से गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है कि हर चीज़ जो है वो आवाम पर न डाले, बल्कि ये भी देखे कि मुल्क में जितने भी वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए गए हैं वहाँ पर बर वक्त ज़रूरत के मुताबिक मतलूबा वैक्सीन जो है वो भरपूर मतलूबा तादाद में वहाँ पहुँच रही है कि नहीं। हालिया दिनों में शिकायत सबके सामने है, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा, सारा मीडिया शोर मचाता रहा है कि जी मुख्तलिफ जो वैक्सीनेशन मराकज़ है वहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन नहीं मिल रही। ख़ास तौर पर ये मसला जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहुँचाता है। एक तरफ हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ देने का ऐलान करती है, उनको वोट का हक़ देने की बात करती है, कानून लाने की बात करती है, दूसरी तरफ उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, तो उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ वैक्सीनेशन मराकज़ पर जलील किया जा रहा है। वो सारा दिन आकर वहाँ बैठे रहते हैं, सुबह 8 बजे से आकर शाम 4, 5 और रात 8 बजे तक वहाँ ख्वार होते हैं और वैक्सीनेशन नहीं होती। आ रही है वैक्सीनेशन, आ रही है, मतलूबा अमला, सेहत का अमला जो है ये कहता रहता है। और बहुत से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वैक्सीनेशन ना होने की वजह से, तख़ीर होने की वजह से वैक्सीनेशन पहुँच ही नहीं रही, तो उसकी वजह से एक तो उनकी जो छुट्टियां हैं उनकी मियाद भी ख़त्म हो रही है, फिर वीज़े की मुद्दत भी जो है वो भी ख़त्म हो रही है। तो ये एक वैक्सीनेशन अभी ना मिलना एक उनके लिए अजाब बना हुआ है। तो उसके बाद जब उनके वीज़े की और छुट्टियों की मुद्दत ख़त्म होगी तो ये एक उनके लिए दोहरा अजाब बन जाएगा, एक दोहरी मुसीबत उनके सर पर खड़ी हो जाएगी। अच्छा भट्ट साहब, इसमें थोड़ा मुझे बताइएगा कि जो हसन उमर साहब हैं ये किस बिना पे कह रहे हैं कि ये चौथी लहर आ सकती है, ज़रा शॉर्ट में।
देखें, ये मैं इस हवाले से ये बताऊं कि अगर ये हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि चौथी लहर आ सकती है, तो इसकी ये मेरा अपना ये जो मेरी सोच है या जो मेरी फहम है कहती कि ये जस्ट एक इंटीमेशन के तौर पर जो है असद उमर साहब ने ये कहा है। मुझे नहीं लगता कि चौथी लहर जो है इतनी ख़तरनाक आएगी, इतनी खौफनाक आएगी, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तानी कौम जो है ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से सामने आई है। SOPs पर अमल दरामद किया गया है, मास्क पहने गए हैं, उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, तालीमी इदारों में छुट्टियाँ की गई हैं, जो सरकारी और प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पर जो औकात कार हैं वो कम किए गए हैं। तो ये एक उसकी वजह से जो है वो कोरोना के बार कम हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ असद उमर साहब ने जो ये बयान दिया है या वार्निंग दी है, ये इस वजह से दिया है कि अवाम आने वाले दिनों में जो ये जुलाई और अगस्त के महीने हैं उनमें ज़रा एहतियात करें। सिर्फ एहतियात के तौर पर मुझे लगता है ये वार्निंग दिया उन्होंने। जी बिल्कुल नाज़रीन, अल्लाह ना करे कि चौथी लहर जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में आए। हमें एहतियात करनी चाहिए, SOPs पर अमल दरामद करवाना चाहिए, करना चाहिए, और वैक्सीनेशन भी हमें करवानी चाहिए ताकि हम इससे महफूज रह सकें। और इशू भी हैं, कहीं जाइएगा ना। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। शो में दोबारा हाज़िर हैं। जी, फाटम ने पाकिस्तान को गैर लिस्टें बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। भाई साहब, हालांकि 27 में से 26 शराइत जो हैं वो पाकिस्तान पूरी कर चुका है। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक हैरतनाक मुकाम है, अफसोसनाक भी मुकाम है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा उससे जो अगर कोई आलमी इदारे हैं, किसी भी किस्म के मालियाती इदारे हैं या किसी भी हवाले से कोई पाकिस्तान की जो किसी भी हैसियत से इमदाद करने के हवाले से या उन पर पाबंदियाँ, उनको कोई टैक्सों में रियायत देने के हवाले से या उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कोई चीज़ें करनी होती हैं, तो वो हमेशा पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जाता है। ये बहुत अफसोसनाक मुकाम है कि अगर आलमी बरादरी में दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो एक दूसरे को रिलीफ देना, एक दूसरे का ख्याल रखना, केयर करना, ये तमाम मुल्कों की ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से जो मखसूस मुल्कों के ग्रुप हैं, मखसूस तंजीमें जो आलमी बनती हैं, वो इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों को ब्लैकमेल करती हैं। और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ ये भी एक ब्लैकमेलिंग का एक टूल जो है फाटफ को बना लिया गया है। नाम तो इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, लेकिन ये कुछ और ही काम कर रही है कि पता नहीं ये जो है रिलीफ देने वाली तंजीम है या एक सियासी तंजीम बन चुकी है। तो फाटफ ने, जैसा कि आपने ख़ुद ये बता दिया कि 27 जो फाटफ की अपनी शराइत थी जो उन्होंने निकात दिए थे पाकिस्तान पर अमल दरामद करे, तो पाकिस्तान ने उनमें से जो 26 मेन है उन पर अमल दरामद कर दिया है। उसके बावजूद जो है इसको ग्रे लिस्ट में अभी तक इसको बरकरार रखा गया पाकिस्तान को। और अब आइंदा फाटफ का जो इजलास है जिसमें इस पर गौर किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या खारिज किया जाए, तो वो जाके आइंदा साल 2022 में जून में होना है। तो अगले साल तक जो है पाकिस्तान को इसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाता रहेगा। मज़ीद मुझे लगता है कोई शराइत सामने लाई जाएंगी। तो इसमें ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है। और अभी फाटफ की तरफ से जो 27वीं जो आखिरी शर्त है जिस पर जो अमल दरामद करने की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान पर, तो वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में जिन 1373 तंजीमों और दहशत गर्दों को कलादम करार दिया है, तो ये फाटफ का ये मुतालबा है कि उन तमाम तंजीमों दहशत गर्दों को सज़ाएँ दी जाएँ। उस वक्त तक जो है वो फाटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा जाएगा जब तक अक़वाम मुत्तहिदा के जो फैसला किया है, कलज़म करार दिया है, उनको सज़ाएँ नहीं दी जाती। तो ये पाकिस्तान का जो रूल है दहशत गर्दी के ख़ात्मे के हवाले से, वो पूरी दुनिया के सामने है, कोई ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ हैं वो पाकिस्तान वाहद मुल्क है जिसने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी हैं, दहशत गर्दी से निपटा है, दहशत गर्दों की कमर तोड़ दिया, कला कमा किया है। पाक फ़ौज ने हज़ारों कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम की जो इसमें जाने गई हैं। तो इतनी शहादतों के बावजूद भी आलमी इदारे और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं पाकिस्तान की इन कुर्बानियों को तस्लीम नहीं कर रहे। तो ये इंतहाई शर्मनाक मुकाम है कि अगर वो कहते हैं कि उन ममालिक में जमहूरियत है, इंसानी हकूक़ की पासदारी कीजिए, तो कैसी इंसानी हकूक़ की पासदारी है कि तमाम पाबंदियाँ क्या पाकिस्तान के लिए ही है। मैं समझता हूँ ये दबाव डालने का तरीका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अभी पाकिस्तान से मुतालबा भी किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए नज़र क्या रखनी है, बल्कि वहाँ पे जो मुतहारिब ग्रोह हैं जो उनके अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ हैं, जो जिनमें तालिबान है वाज़ेह तौर पर, तो उन पर जो अटैक करने के लिए, हमले करने के लिए वो पाकिस्तान से फ़ज़ाई अड्डे मांग रहे हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि फाटफ को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है
कि अमेरिका को जब तक गड्ढे नहीं दी जाते पाकिस्तान में, तो उसके लिए इसको जो है फाटक की तरफ से ब्लैकमेल किया जाए, ये दबाव डाल के कि 27वीं शर्त पर भी अमल दरामद किया जाए, वरना उस वक्त तक पाकिस्तान पर जो है इन ममालिक में हर किस्म की ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पाबंदियाँ, कर्जा देने की पाबंदियाँ जो वो बहाल रहेंगी। तो ये इसको देखें कि अब हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है वो भी इसको एक सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है पूरी दुनिया में। तो ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है। और हालांकि देखें पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है घाना, तो घाना को जो है फाटफ ने ग्रे लिस्ट खारिज कर दिया है, उसको निकाल दिया है, उसको जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। और पाकिस्तान जो है जिसने मिनो अन उसकी 27 में से 26 राय पर अमल दरामद भी कर लिया है, तो उसके बावजूद जो है पाकिस्तान को उसमें रखना ये बड़ा अफसोस का मुकाम है। और ये जो आलमी बरादरी है उसको भी ये देखना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, आलमी बरादरी को भी, और जो मुख्तलिफ जो फ़ाइनेंशियल तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के साथ पहले से वर्क कर रही हैं, पाकिस्तान पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो तावन कर रही हैं, उन तंजीमों को भी देखना चाहिए, उन ममालिक को भी देखना चाहिए जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं, इसके साथ साथ जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं। तो उनको भी चाहिए कि इस पर जो है संजीदगी से हम दरदरनाक गौर करें, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जा रही है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में, तो उसमें वो इजाफा होगा, तो लामहला से पाकिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उन ममालिक को भी होगा जहाँ से इम्पोर्ट की जा रही है अशिया और जहाँ पर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जा रही है। अच्छा भट्ट साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान काफ़ी बोल्ड पहले भी उन्होंने फैसले लिए हैं, और इस मामले में आपके मुताबिक क्या वो इक़दाम लेंगे? जी बिल्कुल, ये वज़ीर-ए-आज़म को बोल्ड इक़दाम इस हवाले से लेने चाहिए कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने अभी हालिया दिनों में जो अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से जो है वो वाज़े तौर पर एब्सोल्युटली नॉट का जो पैगाम दे दिया है कि अब डू मोर जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं चलेगा। तो ये कहती ड्रामा है सब अंदर का। देखिए अपोजिशन का तो ये वतीरा है ना कि हुकूमत कोई भी अच्छा काम करेगी तो उन्होंने उसको नेगेटिव तौर पर लेना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़वातीन के पर्दे के हवाले से बयान दिया, उसको भी जो है वो मनफी तासर दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना के हवाले से जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो पैगाम दिए या बयान दिया, उसको भी अपोजिशन जो है नेगेटिव ले रही है। बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम की हमायत में या अवाम के हक़ में वो बातें की हैं, अगर उनको गहराई में जाकर देखा जाए। लेकिन अपोजिशन जो है उसको वो सतही तौर पर ले रही है उन बयानात को, और उसको जो है उन्हीं ही बयानात को जो है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो नाकाम भी नज़र आ रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि फाटफ को इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को खुद मुदाखलत करनी चाहिए। अभी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस मामला को देख रहे हैं, तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो भी इस हवाले से कोई ऐसा लाया अमल, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि फाटफ को जो है वो हथियार डालना पड़े। जी भट्ट साहब, लाहौर में बड़ा खौफनाक हादसा पेश आया, बम धमाका हुआ, कुछ लोग मरे और ज़ख्मी भी हुए, और लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की दहशतगर्दों के खिलाफ और पकड़े भी गए। तो इस मामले में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये देखें, ये मुल्की तारीख़ का मैं समझता हूँ ये तेज़ तरीन इंटेलिजेंस जो है ऑपरेशन किया गया है पूरे मुल्क में। पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ है कि बम धमाका हुआ है और उसके चंद घंटों बाद ही हमारे काबिल फ़ख्र इंटेलिजेंस इदारों ने फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करके तमाम जो है मुख्तलिफ जो टेक्निक्स इस्तेमाल करके, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, और तमाम जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में इसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके, तो एक मरबूत जो है इस पर इंटेलिजेंस वर्क किया गया है, जिसकी वजह से जो है इसका पहले मास्टरमाइंड को एयरपोर्ट से फ़रार होते हुए गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद उसी की निशानदही पर, इंकशाफात पर जो है वो पूरा नेटवर्क जो है वो सामने आया, और उस नेटवर्क को फिर कैसे जो है वो उसको शिकंजे में जकड़ा गया, तो वो कहाँ से जो है दहशतगर्द पीटर पाल जो है उसके साथी पकड़े गए, किसी को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से पकड़ा गया, मंडी बहावलदीन में जो छुप गया था जाकर एक गाड़ी लाने वाला जो मुलज़िम था सज्जाद, वो भी पकड़ा गया, वो भी मंडी बहावलदीन से पकड़ा गया। इसके अलावा जो अहम मोहरा था पीटर पाल का ज़िया, उसको भी गिरफ़्तार किया गया। फिर इसके साथ साथ ये जो अहम एक यहाँ पर जो इंकशाफ सामने आया इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से कि जो मास्टरमाइंड है इस बम धमाके का पीटर पाल, उसकी एक खातून साथी जो है जो मोटर मैकेनिक है किरण, उसको भी हिरासत में लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये पीटर पाल और किरण जो है लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में एक होटल में 12 रोज़ तक जो है वहाँ मुकीम रहे, वहाँ पर सारी प्लानिंग की जाती रही, और 21
जून को गाड़ी लाहौर पहुंचती है। 22 जून को इनको 2 दहशतगर्द आके मिलते हैं जिन्होंने गाड़ी वहां से लेके तो वहां जोहर टाउन में जाए वकुआ पर रखी। और ये भी इंटेलिजेंस इदारों ने इंफॉर्मेशन जो शेयर की हैं उसमें बताया गया कि जो दहशतगर्द पीटर पाल है ये 1.5 माह कबल बहरीन से कराची पहुंचा था और इस दौरान वो लाहौर भी आता रहा, कराची भी जाता रहा। तो ये बहुत बड़ी एक कारकर्दगी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें देखना होगा कि अगर ये इन दहशतगर्दों के हवाले से ये इंटेलिजेंस इदारे हमारे जो है यही इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है जो बम धमाके से पहले ही कर लेते तो ये मुमकिन था कि बम धमाके को रोका जा सकता कि गाड़ी जो है वहाँ पर उस होटल में कितने घंटे तक वहाँ मौजूद रही, मोटरवे के रास्ते कहाँ से वो कहाँ पहुँची, लाहौर पहुँची, रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर जो है हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गाड़ी को चेक भी किया और जदीद आलात उनको जब से ये पाकिस्तान दहशतगर्दी की लहर के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर ये आगे लड़ रहा है उस वक्त से हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनमें CTD है, पुलिस है और दीगर जो इदारे हैं इनको जदीद डिवाइसेस दी गई हैं इस हवाले से कि बारूदी मवाद चेक कैसे किया जाता है। तो उसके बाद जो ये वहाँ पर नहीं जो चेक हो सके दहशतगर्द जो बारूदी मवाद या बम जो है वो लेकर आए हैं, 30 किलो का बारूदी मवाद बताया जा रहा है, तो वहाँ कहाँ से लेकर वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर ये हमारे जो जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं अगर वो नहीं इनको ट्रेस कर सके तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी देखना चाहिए कि उनमें कहाँ खामी पाई जाती है, किस किस मुकाम पर जो है गलती हुई है उनसे और इन इदारों में कौन सी काली भेड़ें छुपी हुई हैं जो ऐसे दहशतगर्दों को, सफाक कातलों को जो सरपरस्ती करती हैं, उनकी पुश्तनाई करती हैं, उनको सेफ बे देती हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा हो रहे हैं। और ये इसको संजीदगी से लेना चाहिए। हमारे इंटेलिजेंस इदारों को भी इस पर काम करना चाहिए, पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गुज़िश्ता साल और उससे पहले वर्क किया गया है बड़ी तनदही के साथ, इसी तरह हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इन इदारों में मौजूद काली भेड़ों को भी पकड़ना होगा, तभी पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों का कला कमा कर सकेगा और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क के तौर पर सामने आएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, भट्ट साहब ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया कि अगर हमारे जो इदारे हैं जिस तरह उन्होंने एक्शन लिया, धमाके के बाद एक्शन लिया और बड़ी जल्दी दहशतगर्द पकड़ ली उन्होंने, ऐसे कहीं ये धमाका से पहले इनकी इंटेलिजेंस जो है वो करें तो हम बहुत सारे हादसों से ऐसे बच सकते हैं और हमारा प्यारा वतन जो है एक खूबसूरत मुल्क है, तो पूरा अमन तो हम हैं ही, पूरी दुनिया में हमारा एक स्केच जा सकता है। तो ये थे आज के इशू नाज़रीन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। भट्ट साहब ने उन पर तज़किया किया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।